हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 77 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 25 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 1 की ही रिवीजन करने वाले हैं, रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये आपके पास रिवीजन 2 है। देखो पहले एक बार वर्कशीट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा सॉल्व करना है, 3 भी आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद 4 to 11 सारे क्वेश्चन आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यू है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सही आंसर है उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है 2.35 और 35 के ऊपर ये बार है, दिख रहा है आपको यहाँ बार है। इसका मतलब ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, 3535 यही है ना इसका मतलब। तो अब इन चारों में से कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? नहीं, टर्मिनेटिंग तो बार बार रिपीट थोड़ी होता है। रैशनल नंबर, हाँ, क्योंकि रैशनल नंबर दो तरीके के थे, एक टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इरेशनल सिर्फ एक ही था, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 13113111 उसके बाद 4 टाइम्स है 1। देखो आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर है। तो आप देख रहे हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ थे ना 353535, सेम सेम नंबर ही तो रिपीट हो रहे थे, पर यहाँ तो वो भी रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन अ नेचुरल नंबर, एक ये दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 8। तो कह रहा है ये लिखा है 24 की पावर एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिससे कि फिर ये पूरा के पूरा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ n की जगह 0 रखूंगी तो ये 1 हो जाएगा। 1 तो 8 से डिविजिबल नहीं होता है ना, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका बेस पूरा वो 1 बन जाता है, तो ये तो नहीं आने वाला। n की वैल्यू -1 भी नहीं आएगी क्योंकि माइनस में पावर होगी तो जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है n की पावर 1। चलिए एक बार रख के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ n को 1 रख दिया, तो 1 रखने से तो 24 ही आएगा ना, और 24 तो 8 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 भी नहीं होता तो क्या होता, नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल, पर यहाँ तो पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सारे नंबर्स को क्या करना है, प्राइम नंबर की फॉर्म में बताना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कुछ नहीं करना, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं 140 के। ठीक है, तो अब हम 140 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 की टेबल से भी जाता है और 5 की टेबल से भी जा रहा है, तो हम पहले छोटे नंबर से कर देते हैं। 2 से इसको किया तो 70 आया, फिर 70 को 2 से किया 35 आया। अब नहीं जाता 2 की से, अब 5 से जा रहा है, 5 5 जा और 5 बन जा। तो 140 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। एक सेकेंड, छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर, वो क्या, यहाँ पर 5 की जगह 7 आएगा क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, और 7 बन जा। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पर ये फैक्टर्स निकल गए। तो वो आपके पास क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तीनों ही प्राइम फैक्टर है और प्रोडक्ट मतलब तीनों वो मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ये रहे। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट देखते हैं 156। तो पहले इसको 2 से कर लें 156 को। ठीक है, तो 2 से किया तो 78 आया, 78 भी 2 की टेबल में आता है, तो वो कितने पे आता है, 39 पे। अब 39 तो 2 की टेबल में नहीं आता, हाँ 39 3 की टेबल में आता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है, तो ये 13 पे आता है, 13 तो प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब 156 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला
5, ये तो देखने से ही पता चल रहा है 5 से जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो वो आएगा आपके पास 765। अभी भी ये 5 से जा रहा है, तो अब आपके पास आएगा 153। अब ये किससे जाएगा? तो देखो अब ये 3 से जा रहा है। क्यों? मैंने इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, तो 9 जाता है तो फिर ये भी जाएगा ही जाएगा, तो ये मैंने कर दिया 3 से डिवाइड। अब ये किससे जा रहा है? अभी भी ये 3 से ही जा रहा है। अब 17 प्राइम नंबर आ गया, अब किसी से नहीं जा रहा। इसका मतलब 3825 के फैक्टर्स आए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो 5 को मैंने 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 17। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं थर्ड में, गिवन दैट HCF, इन दोनों का HCF आपको दे रखा है, आपको LCM फाइंड करना है। तो देखो कैसे करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, HCF into LCM is equals to product of two numbers। ठीक है ना, HCF आपको 9 पता है, LCM नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से नंबर्स लेंगे? यही दोनों नंबर्स की बात हो रही है जिनका हमको HCF पता है। तो 306 इंटू 657, बस यहां से LCM निकाल दो। 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, तो मैंने इसको 9 से सीधा कट कर दिया 34 पे। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 34 को मल्टीप्लाई कर दो 657 से। ठीक है ना, तो आपका यहां पर आ जाएगा 22338, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई, आपको एक ये पूरा नंबर दे रखा है और एक ये नंबर दे रखा है, आर कंपोजिट नंबर। कह रहे हैं कि बताओ कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है, वो आपको बताना है। देखो अगर मैं पहले ये वाला नंबर लूं, आप सभी को पता है ना कि हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं देखो जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, उनका सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है और कोई नहीं होता है ना। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर ले लिया, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इनमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास 7 इंटू 11, 13 तो इसका बाहर चला गया, ये 13 बाहर गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो इसका मतलब 13 77 प्लस 1, तो इसका मतलब 13 इंटू में 78, यही आएगा ना। अब अगर मैं आपको कहूं कि 78 के फैक्टर्स लिखो, तो आप उसको ये लिख सकते हो ना 13 इंटू में 6 लिख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर 6 भी तो एक फैक्टर आ रहा है, अगर ये प्राइम नंबर होता तो सारे प्राइम फैक्टर आते है ना, तो इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं 13 और 6। प्राइम नंबर होता तो सिर्फ वही वाला नंबर आता और 1 आता, और कोई फैक्टर थोड़ी आता, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहां लिख देंगे हम द गिवन एक्सप्रेशन हैज 13 and 6 as its factors, therefore it is a composite number, क्योंकि उसके 13 और 6 फैक्टर आ रहे हैं इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। चलिए एक नंबर का तो पता चल गया, सेम ऐसे ही अब इस वाले का निकालते हैं। तो पहले इसको यहां लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है, 5 कॉमन ले ले, तो यहां बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये प्लस का 1 ऐसे है क्योंकि ये 5 तो बाहर चला गया, तो अंदर तो 1 ही बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इनको इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको इंटू करोगे तो 1008 प्लस 1 बचेगा, तो इसका मतलब 5 इंटू 1009। ठीक है ना, अब आप देखो इसमें भी तो दो फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, 5 और 1009 है ना दो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। आप इसको आगे फैक्टर मत निकालना,
बस यहीं छोड़ देना इसे, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors, therefore it is a कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द डिफरेंस एंड कोशेंट ऑफ 3 + 2√3 एंड 3 - 2√3 इज इरेशनल। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दो आपको नंबर दे रखे हैं, आपको ये प्रूफ करना है अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, मतलब कि माइनस करो और इन दोनों को डिवाइड करो, कोशेंट मतलब डिवाइड करो, तो जो दोनों केस में आंसर आएगा ना वो इरेशनल आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने पहला नंबर लिखा 3 + 2√3 माइनस दूसरा नंबर लिख दिया 3 - 2√3, तो 3 + 2√3। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इस 3 से ये 3 तो कट हो गया, तो 2√3 + 2√3 तो 4√3 आ गया। और आपको पता है √3 तो इरेशनल होता है, तो इसका मतलब 4√3 भी क्या होगा आपके पास, इरेशनल होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस से तो निकल गया कि हाँ भाई जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। अब एक बार क्वोशिएंट से भी देख लेते हैं, मतलब कि डिवाइड करना ना, तो 3 + 2√3 अपॉन में 3 - 2√3। अब देखो नीचे रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 3 + 2 से रैशनलाइज कर देते हैं, अपोजिट साइन से ही तो करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2√3 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा a² - b², ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी लगाई मैंने, a + b और a - b की, तो वो आ गई a² - b², ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यही लग रही है। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब कि 2√3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 × 2 = 4, √3 × √3 3, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। और 2ab, तो 2 a की जगह a और b की जगह b, a - b 3 3 = 9, अब 2√3 तो अभी हमने सॉल्व किया है ना, 12 होता है इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट 12 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 में 9 को तो देखो हम यहाँ प्लस कर सकते हैं, 21 प्लस 2 3 = 6 इंटू में 2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 21 प्लस ये हो गया आपके पास 12, आप ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर बचेगा 7 + 4 3√3, कट हो गया, नीचे -1 बचा, उसको मैं ऊपर ही ले आती हूँ। अब देखो आपको पता है कि √3 जो है ये आपका इरेशनल है, तो इसका मतलब ये पूरा आपके पास इरेशनल होगा, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट किया था कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर को आप चाहे सम करो चाहे उनका डिफरेंस करो, आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है ना। तो इसका मतलब ये भी इरेशनल आ गया। चलिए क्वेश्चन 5 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे यहाँ कह रहा है प्रूव दैट 6 + 2√2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो 6 + 2√2 है ना वो इरेशनल है, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये एक्सरसाइज आपके पास 1.3 का क्वेश्चन है, मतलब उससे रिलेटेड है, सेम डिजिट नहीं कह रही मैं, पर कंसेप्ट वही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा इरेशनल वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इसको करना कैसे, देखो जब भी ऐसा है ना कि आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, आप क्या करो सबसे पहले उसको लेट कर लो कि वो एक रैशनल नंबर है, तो मैंने भी लेट कर लिया 6 + 2√2 भी रैशनल। अब जब ये रैशनल नंबर है तो फिर मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर फाइंड कर लिए
वी फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स मैंने यहाँ पर निकाले a और b, जिसमें कि b जो है वो मेरा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो 6 प्लस टू रूट टू को मैं क्या लिख सकती हूँ, a अपॉन b के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये मेरा रैशनल है ना। अब मैंने यहाँ से रूट टू की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी a अपॉन बी माइनस का 6, ये प्लस का 6 था, इसको उधर ले गई तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो a और b ये दोनों इंटीजर है और b 0 के इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा तो मेरा रैशनल नंबर है ना। तो यहां लिख देते हैं सिंस a and b आर इंटीजर्स, a अपॉन b माइनस 6 इज ऑल्सो अ रैशनल। अब जब ये रैशनल है ये, तो फिर रूट टू भी रैशनल होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल हैं। दो रैशनल नंबर ही तो इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब फिर तो मेरा रूट टू भी रैशनल है, सॉरी रैशनल है, एंड हेंस रूट टू शुड बी रैशनल, फिर तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए ना। पर ये तो हमें पता है कि रूट टू हमारे पास इरेशनल होता है, तो ये तो इस बात को गलत साबित कर रहा है कि रूट टू इरेशनल होता है, जबकि ऐसा नहीं है, रूट टू इरेशनल ही होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। तो इसका मतलब रूट टू तो कंफर्म है इरेशनल होता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रूट टू जो है वो रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो ये जूम किया है ना, जो लेट किया है, वो हमने गलत किया है। तो देयरफॉर आवर assumption is false and hence 6 plus 2 root 2 is irrational। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 for some integer q। आपसे कह रहा है आपको शो करना है कि जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q की फॉर्म में होते हैं, और जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जबकि ये q क्या है, आपके पास कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट a be any positive integer एंड, ठीक है, b जो है वो 2 होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 2q और यहाँ पर 2q दोनों ही 2 में ही है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। यही होता है, जिसमें कि जो ये r है ये 0 से तो बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हर हाल में b से छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब r की वैल्यू तो सिर्फ 2 ही हो सकती है, क्योंकि b से तो वो छोटा ही होगा। अब b मेरे पास 2 है, तो r की वैल्यू एक 0 होगी और एक 1 होगी, इसके अलावा तो कुछ और फिर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b की जगह 2, q की जगह ऐसी और r की जगह 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 2q। ठीक है, तो प्लस का ये इवन इंटीजर आ गया। अब अगर r की वैल्यू मैं 1 रखूं, तो a इज इक्वल टू b की जगह 2 रखा, q ऐसी और r की जगह 1 रख दिया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूं मैं। तो ये मेरे पास आ गया यहां पर प्लस का ऑड इंटीजर। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये इवन आ गया और ये ऑड आ गया। जब यहाँ पर 2 लिखा है और 2 के साथ q मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियस सी बात है वो इवन नंबर ही होगा, और कोई तो हो नहीं सकता। आप कोई भी वैल्यू ले लो q की, 7 ले ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 आएगा, आ रहा है ना इवन, तो इसका मतलब ये इवन इंटीजर है। अब यहाँ पर 2q तो लिखा है, लेकिन उसके साथ 1 भी लिखा है, 14 में 1 प्लस करोगे तो 15 नहीं आ जाएगा, तो ये ऑड नहीं हो गया।
तो आपको यही तो बताना था कि जितने भी हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं, और जितने भी हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं। बस यहाँ पर हमने लिख दिया, इफ a is of the form 2q then a is an इवन इंटीजर। अगर जो a है 2q की फॉर्म में होगा तो a इवन इंटीजर होगा, ठीक है। एंड इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, लेकिन अगर a इस फॉर्म में आता है 2q + 1 की फॉर्म में, तो इसका मतलब a क्या होगा आपके पास, देन a इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको ये कह रहा है कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करो उससे तो वो रिमाइंडर 5 बचे। तो देखो लार्जेस्ट नंबर का मतलब पता है क्या होता है, एचसीएफ निकालना है आपको। इनडायरेक्टली यहाँ आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। अब हम एचसीएफ वो निकालेंगे कैसे, देखो जो भी कहे ना लिविंग रिमाइंडर तो उसको इसमें से माइनस कर दो। दोनों ही केस में 5 बच रहा है ना, तो दोनों डिजिट से 5 को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां पर मैंने दोनों में से माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई से भी तरीके से यहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लेते हैं, चलो। बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 240 यहाँ पर रखा, 1024 मैंने यहाँ रखा। अब आपको देखना है 240 की टेबल में 1024 से छोटा नंबर या फिर 1024 खुद ही आता हो, ठीक है। तो 4 पे 960 आता है, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1024 में से मैंने क्या किया, 960 को माइनस कर दिया, 64 बचा। अब फिर 240 अंदर रख लिया। यही होता है ना लॉन्ग डिवीजन, जब तक जीरो ना आए जब तक डिवाइड करते रहना है। अब 240 देखना है 64 की टेबल में आता ही नहीं आता, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसको जब हमने किया तो 3 आया, तो आपके पास आया 192, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस करके हमारे पास यहाँ कितना आएगा, 48 आएगा। अब फिर से 64 अंदर रखना पड़ेगा, तो ये तो 1 पे ही जाएगा, है ना। तो अब 64 में से क्या करेंगे, 48 को माइनस कर देते हैं। अब 16 की टेबल में क्या 48 आता है, बिल्कुल आता है 3 पे। इसका मतलब अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो बस यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड, एक मिनट, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। उससे पहले एक लाइन आप यहां जरूर लिख देना, एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024, ठीक है। चलिए खत्म क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट नंबर मिल गया 16। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 6 डिजिट का। अगर हम वैसे देखें ग्रेटेस्ट नंबर तो 6 डिजिट का वो क्या होता है, आप 6 टाइम्स 9 लिखोगे, वही होता है ना ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उसने साथ साथ बोल दी है, वो क्या बोला उसने कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इन सबसे डिविजिबल हो जो नंबर वो 6 डिजिट नंबर। तो देखो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो मेरे पास होता है 6 टाइम्स 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ना इसका एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो 24 के फैक्टर लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 15 के फैक्टर लिखूं तो 3 इंटू 5 आएगा। 36 के फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 आएगा।
तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों 2 कॉमन है, इसमें भी ये दोनों 2 कॉमन है, इसमें ये दोनों, इसमें तो ये 3 तीनों में ही आ रहा है, तो इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, ठीक है, और 3 का एक 3, यही आएगा। साथ के साथ बचा क्या, एक 5 और एक 3 बचा, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास यहां पर आ गया 360। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो कैसे निकलेगा, जो ये वाला ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, इसको 360 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, वरना तो यही मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। तो चलिए एक बार देखें हम, फिर इसको हम कैसे करने वाले हैं, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 360 से 99999, 6 टाइम 9 लिखा है मैंने, उसको किया है, ठीक है ना। तो जब आप करोगे तो 2 पे तो 720 आएगा, तो 2 ही लेना पड़ेगा 720, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 999 में से 720 माइनस कर दोगे तो 279, और ये वाला 9 आप नीचे लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये किस पे जाएगा 360 पे, तो ये आपके पास जाएगा यहाँ पर 7 पे, तो आ जाएगा आपके पास 2520, ठीक है। अब इसमें से फिर आप 2799 में से इसको माइनस कर दोगे, तो फिर आपके पास 279 आ गया, ठीक है ना। आपने 2799 में से 2520 को माइनस किया, अब इस वाले 9 को नीचे लिख लिया, ठीक है। देखो, अच्छा ये वाला 9 हम नीचे लिखेंगे, मैंने ये एरो गलत बना दिया है, इसको हटा के इस वाले 9 को हमने यहां लिख लिया, ठीक है। फिर ये 7 पे जाएगा 2520, फिर आपके पास वही बचेगा 279, फिर अभी ये बच रहा है तो इस 9 को नीचे उतार लिया, अभी भी ये 7 पे जाएगा 2520, फिर आपके पास क्या बच जाएगा 279, यही बच जाएगा ना। अब तो नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर भी कोई नंबर नहीं है नीचे कैरी करने के लिए, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो आपको चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का, वो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा इससे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो, जो माइनस करके आएगा वो आपके पास नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना था जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो मैंने क्या किया, पहले इनका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया एलसीएम से, यही होता है ना एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकालने पे मेरा 360 आया। फिर मैंने देखा कि अगर 360 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो यही मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, तो मैंने डिवाइड करके देख लिया, जब मैंने डिवाइड किया ना तो मेरा रिमाइंडर बच ही गया है 279, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालूंगी, जो ये है ना इसमें से ये रिमाइंडर हटा दो, अब आप इसको डिवाइड करो, ये 360 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, इन अ कैंटीन 14 कार्टून ऑफ कोक एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी आर टू बी स्टेक्ड ऑन ईच अदर, इफ ईच स्टेक is of same height and contain cartoons of same brand, what will be the greatest number of cartoon in each stick। देखो आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक कैंटीन में ना 144 कार्टून है कोक के और 90 कार्टून है किसके, पेप्सी के। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कार्टून का, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला जब भी ग्रेटेस्ट की बात करें ना तो एचसीएफ निकालना होता है, यही करना होता है, तो अब इसका भी हमको फिर इसका मतलब एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, चलो यहां लिखते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन, तो वो आ जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ 144, ठीक है, और 90, इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है ना। इसको ये हटा देते हैं, अब फिर एचसीएफ निकालना है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको दूसरे मेथड से बता दूं तो 144 के फैक्टर लिख लेते हैं और 90 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको हम कर लेते हैं। तो यहां पर निकालते हैं
2 की टेबल में आता है 144 आपके पास कितना 72 पर, फिर 72 आपके पास 2 की टेबल में आता है 36 पर, 36 आपके पास 2 की टेबल में आता है 18 पर, ठीक है। 18 आता है 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसी तरीके से 90 के भी निकाल लेते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए हैं, लॉन्ग डिवीजन भी और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किसी भी HCF किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। 3 5 जा और 5 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF क्या आएगा, जो कॉमन होगा। तो ये दोनों 2 एक तो कॉमन है और एक ये वाले 3 कॉमन है और एक ये वाले 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कर्टन 18 आ गए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। आपसे कह रहा है कि √3 और √5 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखो और एक इरेशनल नंबर लिखो। तो पहले हम क्या करते हैं, √3 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो 1.732 होती है। वैसे तो और भी होती है, हम यहाँ पर कितनी लिख रहे हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट की, ठीक है। और अगर मैं √5 की देखूं तो वो होती है मेरे पास 2.236। अब इनके बीच में नंबर लिखने हैं, तो देखो इनके बीच में एक रैशनल नंबर तो दिख ही रहा है मुझे, आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है, रैशनल नंबर 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है, तो इनके बीच में 2 आ गया। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर आप कोई सा भी बना सकते हो, एक वो बनाना जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग हो। तो जैसे मैंने यहाँ बना लिया 2.10, 100, 100, 1000, फिर 1000 और डैश 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 डॉट लगा दो, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, तो ये मेरा इरेशनल आ गया। ध्यान रखिएगा 2.2 इससे छोटा ही कोई बनाना, तो मैंने यहाँ 2.1 लिया है। अब 1.1 इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो कोई और भी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास वर्कशीट नंबर 77, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन थी। वर्कशीट 76 भी चैप्टर 1 की थी और 77 भी चैप्टर 1 की है, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 78 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।